इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है? इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखते हो और इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप 3 को कैसे एलिमिनेट तीनों करोगे? की तीनों जो हैं रॉटविलर, डॉबरमैन और पिटबुल, ये एक डॉग की ब्रीड है, जबकि स्टैलियन जो है वो एक घोड़े की ब्रीड है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। शब्दों पर आधारित रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, और वो कौन से टॉपिक्स हैं जहां से ये क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। क्योंकि यहाँ पर हम 3 चैप्टर्स ऐसे पढ़ने वाले हैं जहां से वर्ड रीजनिंग आपसे अक्सर पूछी जाती है, जिसमें से नंबर फर्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन, दूसरा आता है एनालॉजी और तीसरा आता है आपका लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो इन तीनों चैप्टर्स को तैयार करने के लिए हमें बेसिक चीज़ें ज़रूर से आनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही पोर्शन जो है ना बेस्ड है आपके जीएस पर। जितनी अच्छी आपकी जीएस होगी उतने ही इन क्वेश्चंस को आप जल्दी से कर पाएंगे। अगर आपकी जीएस अच्छी खासी स्ट्रांग है तो आप इस वीडियो को 10 मिनट स्किप कर दीजिए, और अगर नहीं तो यहाँ पर आप देखिए कि किन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बार बार मुझे देखने को मिले, जिन्हें मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ। तो आप देखना कितनी चीज़ें आपको आती हैं, और अगर नहीं भी आती हैं तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं एटलीस्ट आपको उनको ज़रूर तैयार करना है। जिसमें से देखिए टेम्पल्स आपको ज़रूर याद होने चाहिए, और कितने ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं एटलीस्ट आपको इन्हें तो ज़रूर याद करना है। जैसे नंबर फर्स्ट आपको लिखा है यहाँ पर सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर जो है वो गुजरात में है, मोढेरा। लेकिन ये जो है आप कन्फ्यूज़न कहाँ पर पालते हैं इसमें, कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। तो अक्सर ये आपसे गलत होगा, क्योंकि अगर सूर्य मंदिर लिखा है तो आप लगाएंगे गुजरात, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है तो वो उड़ीसा में है। नंबर 2 आपको याद रखना है सोमनाथ का, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है। जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में है, और होयसला मंदिर जो है वो कर्नाटक में है। तो ये जितने मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपको ये जरूर याद करने हैं। नेक्स्ट आपको याद करने हैं मॉन्यूमेंट्स, यानी कि मकबरे या फिर इमारतें। तो यहाँ से देखो नंबर फर्स्ट गोल गुम्बज कहाँ पर है, विजयपुर कर्नाटक में है। नंबर 2 आगरा का ताजमहल, तो उत्तर प्रदेश में होगा ये। अच्छा, इसमें ना आपसे कन्फ्यूज़न क्या होता है, जैसे देखिए आपसे कहा जाए कि हवा महल जो है वो राजस्थान में है, तो ताजमहल कहाँ पर है, और आपको ऑप्शन में ना आगरा भी दिखेगा। तो अगर आपने वहाँ पर आगरा मार्क किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर अगर हम देखें हवा महल राजस्थान में है, तो राजस्थान स्टेट है, तो आपको आगरा भी स्टेट लगाना होगा, मतलब उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर होगा। आपको वहाँ पर आगरा नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हवा महल जो है वो जयपुर में है, तो जयपुर के अकॉर्डिंग फिर आपका आंसर जो होगा वो आगरा होगा। तो इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन आते हुए भी ना आप उसे गलत कर लेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में बनी हुई है, और चार मीनार कहाँ पर है, तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको तैयार करना है समाधि या स्मृति। यहाँ पर जितनी लिखी हैं इतनी आपको जरूर तैयार करनी है, क्योंकि ये राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की हैं, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की, ये सारी की सारी आपको याद करनी है। जैसे महात्मा गांधी का राजघाट में है, जो कि दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, और लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, राजीव गांधी वीर भूमि, और अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल, जो कि दिल्ली में है। ये सारी की सारी दिल्ली के हैं। और यहाँ से राष्ट्रपति के भी याद करने हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना बिहार में बना है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम यानी कि तमिलनाडु में है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया यानी कि दिल्ली में है, और ज्ञानी जेल सिंह दिल्ली में है। और नेक्स्ट आपका है फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो कि दिल्ली में है। तो इनकी स्मृति स्थल ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। जितने मैंने यहाँ पर लिखे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार आपको देखने को मिलेंगे, तो आप ये जरूर तैयार कर लें। थोड़े से और समाधि स्थल आपको याद करने हैं, जिसमें से स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के नाम आते हैं, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आएंगे, चैत्य भूमि मुंबई में है ये। नेक्स्ट है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज, रायगढ़ का किला महाराष्ट्र में बना है इनका, और ज्योतिबा फूले पुणे महाराष्ट्र, बाल गंगाधर तिलक पुणे में है, और भगत सिंह हुसैनीवाला यानी कि पंजाब में इनका स्मारक बना है। तो इतने पॉइंट्स जो हैं आपको जरूर तैयार करने हैं, जितने मैंने यहाँ पर लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप तैयार करेंगे इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण, यहाँ पर थोड़े से मैंने लिखे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से नंबर फर्स्ट है आपका थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम क्या टेम्परेचर यानी कि तापमान नापते हैं। नेक्स्ट है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर वायु दाब नापता है, मतलब एयर प्रेशर। थर्ड वन है हाइग्रोमीटर, ये आर्द्रता या ह्यूमिडिटी को नापता है। नेक्स्ट है आपका स्पीडोमीटर, ये गति को नापता है। देखो यहाँ पर ना बाइक से रिलेटेड या व्हीकल्स से रिलेटेड 2 आते हैं,
एक होता है स्पीडोमीटर और दूसरा है ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर हमारी स्पीड को बताता है कि हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं, और ओडोमीटर क्या नापता है कि आपने कितनी दूरी तय की है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने जब बाइक परचेज़ की होगी तो उसमें ज़ीरो रीडिंग आती है, और ज़ीरो रीडिंग जो है फिर हम 2-3 साल जब उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद में उसकी रीडिंग बढ़ जाती है। तो वो वास्तव में वो कौन बताएगा? ओडोमीटर बताएगा। नेक्स्ट है वोल्टेज। वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर को यूज़ किया जाता है, और विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एमीटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है दूध की शुद्धता। तो दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर को हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट वन है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, और ये रिएक्टर स्केल में आती है। अगला पॉइंट है रक्तचाप या रक्तदाब, जिसको हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, और ये किससे नापा जाता है? स्फिग्मोमेमोमीटर से। ये डिवाइस जो वो है जो आपके हाथ पर लगाकर डॉक्टर उसमें प्रेशर क्रिएट करता है, और फिर उससे, ठीक है। नेक्स्ट वन आपको याद रखना है अल्टीमीटर। ऊंचाई नापने के लिए यूज़ किया जाता है। फेदोमीटर गहराई, खास करके समुद्र की गहराई नापने के लिए हम फेदोमीटर को यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कंपास। कंपास क्या है? दिशा सूचक है, मतलब दिशा, डायरेक्शन को बताता है ये। और सबसे लास्ट यहाँ पर आपको याद करना है स्क्रू गेज, यानी कि मोटाई को बताता है ये। किसी भी चीज़ की थिकनेस, जैसे पेपर की मोटाई अगर हम जानना चाह रहे हैं तो वो किससे नापेंगे? हम स्क्रू गेज से नापेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको तैयार करना है किले। किले के बारे में आपको ज़रूर पता हो कौन कौन से, जितने यहाँ पर मैंने लिखे हैं। जैसे कि लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में है। नंबर 2 आगरा का किला, आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश में है। आमेर का किला राजस्थान में है। और गोलकुंडा, जहाँ से कोहिनूर हीरा भी खोजा गया था, वो तेलंगाना में है। चित्तौड़गढ़ का किला और भानगढ़ का किला, ये दोनों राजस्थान में है। और फतेहपुर सीकरी है उत्तर प्रदेश में। तो जितने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं किले, ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। और जब कभी आप कोई प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट दिखता है, तो आप उसे इसमें ऐड कर लो कि उसको भी याद करना है हमें, ठीक है? ये आपको हेल्प ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद करना है प्राचीन मंदिर या गुफाएं, जिसमें से सबसे स्टार्टिंग में 3 है। ये अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है रानी की बाग, गुजरात में है। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा नोट ऐसा है जिसके पीछे रानी की बाग यानी कि उसकी इमेज बनी हुई है। तो आपको बताना है 100 रुपये का नोट होता है। ऐसे सभी नोट के पीछे जो इमेजेस बनी हैं उनको आप याद कर लेना, आपके काम के ही हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट है महाबलीपुरम स्मारक, ये तमिलनाडु में बना है। और खजुराहों के मंदिर जो हैं वो मध्य प्रदेश में बने हैं। तो जितने यहाँ पर लिखे हैं ये आपको ज़रूर याद करने हैं। इससे अगला पॉइंट आप याद करेंगे एनिमल्स की ब्रीड्स, जो अलग अलग तरीके के जानवर आपको देखने मिलेंगे उनको थोड़े से मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको आप ज़रूर याद करना। जैसे कुत्ते की जो ब्रीड्स होती हैं, जर्मन शेपर्ड, लेब्राडोर और डॉबरमैन, पग और साइबेरियन हस्की और रॉटवाइलर, ये सारे के सारे जो हैं कुत्ते की नस्ल हैं। ऐसे ही गाय की यहाँ पर लिखी हुई हैं साहिबाल, गिर्स और रेड सिंधी। ऐसे ही भैंस जो होती है वो मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी और सूरती, ये जो हैं सारे के सारे नस्ल किसके हैं? भैंस के हैं। और भेड़ की भी नस्ल आपको याद होनी चाहिए, मारवाड़ी, नाली और डेकनी। यहाँ पर मैंने थोड़े से एग्जांपल्स दिए हैं, कई नए भी आपको आते हैं। घोड़े की नस्ल के बारे में क्वेश्चन एक मैंने देखा था, आगे उसमें दिया हुआ भी है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपको ज़रूर तैयार करने हैं। नेक्स्ट आप याद करेंगे स्टडी। स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्टडी को करने के बाद में जो डॉक्टर है वो भी आपको याद करने हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जूलॉजी दिया हुआ है, तो पशुओं का अध्ययन इसमें हम करेंगे, प्राणी शास्त्र भी इसको कहते हैं। बॉटनी है, यहाँ पर पादप यानी कि प्लांट्स का हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर बॉटनी इसको कहा जाता है। और इन दोनों का जो मिक्सचर है वो है बायोलॉजी, जहाँ पर हम जीवित प्राणियों की और पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी मतलब हृदय का अध्ययन, जो हमारा दिल है उसकी स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर होता है हार्ट का उसको बोलते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन, फंगस जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सिस्मोलॉजी। देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ क्या था? जो हमें बताता है भूकंप की तीव्रता, जिसको हम रिएक्टर स्केल में नाप रहे थे, और उसी की स्टडी करने को हम क्या बोल देते हैं? सिस्मोलॉजी। मतलब एक वर्ड लॉजी यूज़ कर दिया जाए ना किसी भी चीज़ के साथ में, तो समझ जाओ कि वो क्या है, वो उस चीज़ की स्टडी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर सिस्मो लिखा है, तो सिस्मो के साथ में अगर हम लॉजी लगा दें तो इसका मतलब भूकंप का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी वृक्कों का अध्ययन, यानी कि गुर्दे भी इनको हम कहते हैं हिंदी में, कि गुर्दों का अध्ययन मतलब किडनीज़ का अध्ययन अगर आप कर रहे हैं तो उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और किडनी का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, है ना? तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हेमेटोलॉजी, मतलब रक्त का अध्ययन, ब्लड की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। और ब्लड का जो डॉक्टर होगा उसको हम बोलेंगे हेमेटोलॉजिस्ट, है ना? ऐसे ही डर्मेटोलॉजी।
डर्मेटोलॉजिस्ट से बना है, तो त्वचा का अध्ययन कहलाया जाएगा। ये स्किन से रिलेटेड जो भी डॉक्टर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी न्यूरॉन से रिलेटेड है, यानी कि मस्तिष्क का अध्ययन कहलाएगा। और जितने भी डॉक्टर्स हमारे ब्रेन के हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑस्टियोलॉजी, यानी कि हड्डियों का अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आंखों का अध्ययन, और आंखों के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हिपेटोलॉजी, यानी कि यकृत का अध्ययन। यकृत क्या होता है, यकृत होता है हमारा लीवर। तो अगर हम लीवर की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम हिपेटोलॉजी कहेंगे। ऑन्कोलॉजी हो गया कैंसर का अध्ययन, यहाँ पर ये कैंसर लिखा हुआ है, कैंसर का। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, यानी कि आमाशय, पेट या पेट से संबंधित कोई भी स्टडी हम कर रहे हैं तो उससे हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। और एक डॉक्टर होगा जिसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, वो आपका डॉक्टर कहलाएगा जो कि पेट का होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है पैडोलॉजी, जो कि मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। और इससे अगला इकोलॉजी। इकोलॉजी भी आपको याद रखना है, पर्यावरण का अध्ययन कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोलॉजी, मतलब कोशिका का अध्ययन। केमिस्ट्री, जो कि आप सभी जानते हैं, रसायन विज्ञान की बात हो रही है तो ये रसायन शास्त्र कहलाता है। ऑप्टिक्स, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, प्रकाश का अध्ययन इसमें हम करते हैं। और जितनी भी रे डायग्राम वगैरह बनते हैं फिजिक्स में, ये सारी के सारे हम इसी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी आपका कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। और नेक्स्ट है न्यूमिस्मैटिक्स, यानी कि सिक्कों का अध्ययन। और जो व्यक्ति सिक्के कलेक्ट करता रहता है ना, पुराने से पुराने सिक्के अपने पास रखता है ना, उसे एक तरीके से कलेक्शन की आदत होती है कि वो सिक्कों को इकट्ठा करके रखता है, उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, जो कि अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का अध्ययन कहलाएगा। नेक्स्ट आपको जीवाश्मों का अध्ययन, आनुवांशिकता का अध्ययन और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ये भी आपको तैयार करना है। जेनेटिक्स कहलाता है, माइक्रो बायोलॉजी कहलाएगा। सिस्मोग्राफ, देखो अभी ऊपर मैंने बताया था कि सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है। तो सिस्मोलॉजी यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, सिस्मोलॉजी जो है वो भूकंप का अध्ययन कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका वोल्केनोलॉजी, यानी कि ज्वालामुखी का अध्ययन कहलाता है। जो ज्वालामुखी है उनके बारे में अध्ययन करना। थोड़े से पॉइंट आपको नेचुरल साइट्स के भी याद करने हैं, प्राकृतिक स्थान, ये इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। मानस अभ्यारण्य है असम में। सुंदरबन डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में आपको देखने मिलेगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। तो जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं, हालांकि ये जीके का पोर्शन है, बट फिर भी रीजनिंग को आपको करने के लिए इतने पॉइंट्स जरूर तैयार करने हैं। आभूषण और उनसे रिलेटेड कहाँ पर वो पहने जाते हैं, ये भी आपको तैयार करना है। जिसमें नंबर फर्स्ट आपको यहाँ दिख रहा है पायल। तो पायल कहाँ पहनी जाती है, एड़ी में या फिर टखने में पहनी जाती है। कंगन या चूड़ी पहनी जाएगी हाथ या कलाई में। अंगूठी उंगली में पहनी जाएगी। ये वाले जो पोर्शन है थोड़े से इजी होते हैं। नथ कहाँ पहना जाएगा, नथनी यानी कि नाक में। मंगलसूत्र जो है वो गले में पहना जाएगा। झुमका कान में। कमरबंद कमर में। और बाजूबंद बाजू की ऊपरी भुजा में। और करधनी, करधनी देखो इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे करधनी है तो ये जनरली आपने नहीं सुने होंगे। करधनी हो गया, तिलरी हो गया, तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। करधनी और ये कमर में पहना जाता है और तिलरी गले में पहना जाएगा। ऐसे ही मुकुट जो है वो सर पर और बिछिया पैर में पहनी जाएगी और घड़ी जो है वो कलाई में बांधी जाएगी। तो जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इस तरीके के पॉइंट्स आपको ज़रूर तैयार करने हैं। थोड़े से पॉइंट आपको ये तैयार करने हैं कि मानव के अंग और उनसे संबंधित बीमारियां कौन कौन सी हैं। जैसे ब्रेन से रिलेटेड ट्यूमर होता है, अल्जाइमर होता है। ऐसे ही हार्ट से रिलेटेड क्या होगा, हाई बीपी होगा या हार्ट अटैक होगा। ऐसे ही फेफड़ों से संबंधित बीमारी अस्थमा होती है, टीबी होती है, निमोनिया होती है। ये हमें याद क्यों करने हैं, देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो आपसे एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि फेफड़े हैं और फेफड़े के आगे इस तरह से लिखा है और यहाँ लिखा है निमोनिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में आगे दो लगेंगे और ऐसे करके ये यहाँ पर आ जाएगा कि त्वचा से संबंधित बीमारी कौन सी है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ऑप्शन ए आपको दे दिया जाएगा हार्ट अटैक, ठीक है। मतलब कोई भी पॉइंट बनाकर दिए जा सकते हैं। दूसरा आपको दे दिया जाएगा एनीमिया। तीसरा पॉइंट आपको सी दे दिया जाएगा ल्यूकेमिया, ठीक है। और चौथा आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा जो स्किन से रिलेटेड बीमारी है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है एक्जिमा और सोराइसिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया सोराइसिस। अब यहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता होगा कि स्किन से रिलेटेड बीमारी इन चारों में से कौन सी वाली है, तो आप इस ऑप्शन को कैसे मार्क कर पाएंगे।
इसलिए इस ऑप्शन को मार्क करने के लिए आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि स्किन से रिलेटेड बीमारी क्या होती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे कि कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं। जैसे यकृत से रिलेटेड बीमारी हेपेटाइटिस है और पीलिया है, और गुर्दे से संबंधित पथरी है या गुर्दे की विफलता, जिसको हम किडनी फेल भी कहते हैं। ऐसे ही आमाशय यानी कि स्टमक से रिलेटेड अल्सर होती है या गैस्ट्राइटिस होती है, जहाँ पर एसिडिटी बनने की प्रॉब्लम होती है। छोटी और बड़ी आंत में अपेंडिसाइटिस और या फिर डायरिया या फिर कोलाइटिस होती है। इस तरीके की बीमारियाँ हैं ना। और अग्नाशय से रिलेटेड मधुमेह यानी कि जिसको आप डायबिटीज़ भी कहते हैं, और पैनक्रियाटाइटिस, इस तरह की जो बीमारी है ये पैनक्रियाज़ यानी कि अग्नाशय से रिलेटेड है। आँख के अंदर ग्लूकोमा हो गया, मोतियाबिंद हो गया और एस्टिग्मेटिज़्म हो गया। इस तरीके की बीमारियाँ, या फिर दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, जो सिंपल वाले हैं वो आपको पता ही होते हैं। ऐसे ही रक्त से रिलेटेड एनीमिया हो गया या ल्यूकेमिया हो गया। मूत्राशय से रिलेटेड यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस तरह की बीमारी। और प्रजनन अंग, ये बांझपन हो गया यानी कि बच्चे ना होना। और पीसीओडी और पीसीओएस, जो कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस तरीके की ये बीमारियां हैं, तो इनके नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन से अंगों से संबंधित कौन सी बीमारियां होती हैं। थोड़े से पॉइंट आप ये भी याद करेंगे कि विभिन्न देशों के राष्ट्रपति के रहने के स्थान कौन से हैं। आप राष्ट्रपति के भी याद करो और प्रधानमंत्री के भी याद करो। जो घर उनको प्रोवाइड कराया जाता है रहने के लिए सर्विस के दौरान, उस घर का क्या नाम होता है। जैसे यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन दिया जाता है, जो कि नई दिल्ली में बना है। ऐसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस दिया जाता है, जो कि वॉशिंगटन डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में बना हुआ है। नंबर 3 है रूस। रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो क्रेमलिन जगह पर रहते हैं, जो कि मॉस्को में है। और नंबर 4 आपको याद करना है फ्रांस। फ्रांस के एलिसी पैलेस यानी कि पेरिस में है। और टर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए राष्ट्रपति परिसर, जो कि अंकारा में बना है, वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये यहाँ से आपको ज़रूर याद करने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। इसके बाद थोड़े से खेल और उनके खेलने के स्थान ज़रूर आपको याद करने हैं। जैसे क्रिकेट जो है वो पिच पर खेला जाता है, फुटबॉल मैदान में खेला जाता है, हॉकी भी मैदान में खेला जाएगा, लेकिन टेनिस जो है वो कोर्ट में खेला जाएगा। ऐसे ही टेबल टेनिस जो है टेबल पर खेला जाएगा या हॉल में खेला जाएगा। बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है। स्क्वाश बंद कमरे में खेला जाता है। स्क्वाश कौन सा गेम है? एक रूम होता है, इस तरह से बंद होगा, और यहाँ पर एक व्यक्ति बॉल को मारता है और वो दीवार से टकराकर वापस आती है। इस तरीके से खेला जाने वाला एक, ये चार दीवारी के अंदर खेला जाता है गेम। और इसके बाद में दिया हुआ है कबड्डी, जो कि मैदान में खेला जाएगा, और बॉक्सिंग खेला जाएगा रिंग में, कुश्ती खेली जाएगी अखाड़े में, और तैराकी खेला जाएगा स्विमिंग पूल के अंदर, और जूडो जो है वो मैट पर खेली जाती है। तो यहाँ से जितने भी खेल हैं और उनके खेलने के स्थान आपको ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि मान लो टेनिस का संबंध कोर्ट से है, तो आप बताओ स्क्वाश का संबंध किससे होगा? अब स्क्वाश गेम के बारे में आपको पता ही नहीं कि ये कौन-सा गेम है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को मिस कर देंगे ना। इसलिए आपको ये सारे के सारे तैयार करने हैं, और एक बार आप गूगल से ये भी देख लो कि कितने टाइप्स के गेम होते हैं, इंडोर गेम्स कौन से हैं, आउटडोर गेम्स कौन से हैं। उससे क्या होगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन-सा गेम किस स्थान पर खेला जाता है। एक और पॉइंट आपको तैयार करना है, जो कि यूनिट्स हैं यानी कि मात्रक, और ये सिंपल से थोड़े से मैंने यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि मात्रक क्या होते हैं। जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं वो साइंस से रिलेटेड थोड़े से पोर्शन ज़रूर तैयार करें। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और टाइम समय यानी कि सेकंड में होगा, तापमान केल्विन में नपेगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, और कार्य जूल, और ऊर्जा का भी जूल मात्रक होता है, शक्ति का वाट होता है। ऐसे ही दाब का जो मात्रक है वो पास्कल है, बल का न्यूटन है, आवेश का कूलाम, और चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, और आवृत्ति का हर्ट्ज़। ये जितने हैं थोड़े से मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए, इनको आप ज़रूर याद कर लें। और भी जितने इम्पोर्टेंट हैं, जब आप साइंस का पोर्शन पढ़ें तो इनको अच्छे से आप ज़रूर याद कर लें। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर ऊर्जा का संबंध किससे है? जूल से है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र का संबंध किससे होगा? तो जब आप चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे और अगला क्वेश्चन मार्क देखेंगे, तो ऑप्शन देखकर ना आपको पता नहीं चलेगा अगर आपने याद नहीं किया है। जैसे ऑप्शन ए पास्कल है, ऑप्शन बी टेस्ला, और ऑप्शन सी जो है वो हर्ट्ज़ है, ऐसे करके, और ऑप्शन डी आपको दे दिया सपोज़ केल्विन। तो अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तब भी आपको बाकी के 3 के बारे में पता होना चाहिए, और अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपको ज़रूर पता हो कि ये टेस्ला में नपता है, तो टेस्ला इसका आंसर होगा, तभी आप इसको लगा पाएँगे। इस तरह से जितने भी ये पॉइंट्स मैंने थोड़े से आपके सामने रखे हैं, ये आप ज़रूर तैयार कर लें।
इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि मैंने छोड़ दिए हैं, तो आप सभी को तैयार करें। वो कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे हों, तो उन पेपर्स में जितने भी पॉइंट्स आपको नए-नए मिलें, जैसे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ अगर कप प्लेट जो है हम क्रॉकरी में से खरीद रहे हैं, तो आप बताओ घर के पर्दे कहाँ से खरीदेंगे? तो वो ड्रेपरी में आएँगे। तो इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं, आप वहाँ से एक नोट बना लो कि भई मुझे ये भी याद करना है कि कौन-सा सामान कहाँ से खरीदा जाता है। कपड़े गारमेंट्स के यहाँ से खरीदे जाते हैं। जो सिंपल से हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं। एक थोड़ा-सा आइडिया आपके माइंड में एक मैप तैयार करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए थे। अब देखो इसके बाद में मैं थोड़े से क्वेश्चन्स आपको करवा रहा हूँ, 35 क्वेश्चन्स हैं और उन क्वेश्चन्स में आप देखो ओड वन आउट के हैं, क्लासिफिकेशन के हैं। बाकी के जो 2 टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊँगा कि एनालॉजी के क्वेश्चंस और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का तार्किक क्रम, उसके क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे, उन्हें हम एक वीडियो में कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ क्लासिफिकेशन के 35 क्वेश्चंस। तो आप मेरे से पहले आंसर मार्क करो ताकि एक आइडिया आपको लगे कि आपको कितने क्वेश्चंस करने आते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, तो जैसे यहाँ पर दिया है कि दिए गए अन्य विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है। तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको 4 विकल्प ए, बी, सी और डी दिए गए होंगे, जिनमें से 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो सिमिलर ग्रुप के होंगे, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, और एक ऐसा होगा जो बाकी उन 3 से डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, उन 3 को एलिमिनेट करना है और एक को पकड़ना है कि भाई ये वाला जो है इन तीनों से डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, आलू दिया है, टमाटर दिया है, गाजर और प्याज। तो आपको पता है कि प्याज जो है वो भी ज़मीन में लगाई जाती है, गाजर भी ज़मीन के अंदर होती है और आलू भी ज़मीन के अंदर होता है। लेकिन टमाटर एकमात्र ऐसा फल है जो ज़मीन के बाहर होगा, पेड़ के ऊपर उगेगा। तो इसका मतलब टमाटर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ आपको बताना है। हेनरी हो गया, वाट हो गया, टेस्ला हो गया और किलोग्राम हो गया। आपको बताना है इन तीनों में से डिफरेंट कौन-सा है। तो देखो ये जो तीनों है ना, ये संबंधित हैं फिज़िक्स से, और 1 किलोग्राम जो है ये वेट यानी कि द्रव्यमान का यूनिट है, तो इसको हम अलग कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि नारियल, आम, मूँगफली और राई, इनमें से कौन-सा अलग है? तो देखो नारियल का तेल होता है, मूँगफली का तेल होता है और राई का भी तेल होता है। लेकिन आम का तेल नहीं होता, आम का जूस होता है। तो यहाँ से रस की बात आ रही है, तो हम बी ऑप्शन जो है यहाँ पर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, गोला कहा है, पिरामिड कहा है, बेलन कहा है और वर्ग कहा है। तो देखो आपको पता है कि गोला, पिरामिड, बेलन और वर्ग, इन चारों में जो ये है, ये 3D फिगर है, ये भी 3D फिगर है और ये भी 3D फिगर है। लेकिन वर्ग जो है वो 2D फिगर है। 3D और 2D क्या होते हैं? इन तीनों का मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, आयतन निकाल सकता हूँ। लेकिन वर्ग का आयतन नहीं निकलता है, वर्ग का क्षेत्रफल ही निकलता है केवल। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है ना, वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो उसमें कहा है कि इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन चारों में से डिफरेंट कौन-सा है? अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपको जीएस पढ़ना क्यों ज़रूरी है रीज़निंग करने के लिए। इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखते हो और इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप 3 को कैसे एलिमिनेट करोगे? तो इसके लिए आपको भाई जीएस तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी और इटली ये तीनों सिमिलर ग्रुप के हैं, क्योंकि ये यूरोप महाद्वीप में आते हैं, और नंबर फर्स्ट जो इंडोनेशिया दिया है वो आता है एशिया में। तो इसलिए ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये वही मार्क कर पाएगा जिसको पता होगा, क्योंकि इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। नंबर 6 को देखो आप, यहाँ पर कहा गया है आर्गन, हाइड्रोजन, नियॉन और हीलियम, इसके बारे में बताओ। तो आप कहोगे बी ऑप्शन जो है ना वो इसका डिफरेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इनर्ट गैस नहीं है, अक्रियशील गैस नहीं है, जबकि आर्गन, नियॉन और हीलियम ये तीनों ही तीनों अक्रिय गैस हैं। अगर आपने 12th में फर्स्ट या फिर फर्स्ट ईयर में पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, तो जो उसका सबसे लास्ट वाला ग्रुप होता है 18वां ब्लॉक, उसमें सारी की सारी क्या रखी हुई हैं, अक्रियशील गैसें या फिर इनर्ट गैसें रखी हैं, और ये तीनों उसी में आती हैं, आर्गन, नियॉन और हीलियम। तो इसलिए हम हाइड्रोजन को मार्क करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इन तीनों से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है आपसे कि अकबर, औरंगजेब, अशोक और जहांगीर, इनमें से डिफरेंट कौन है? तो आप कहोगे अशोक इनमें सबसे अलग है, क्योंकि अकबर, औरंगजेब और जहांगीर जो हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं? मुगल शासक हैं, दिल्ली सल्तनत के हैं, जबकि अशोक जो है इन तीनों से डिफरेंट होगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, उसमें कहा गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम, राजीव गांधी, प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल, इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है? तो आप कहोगे राजीव गांधी, जो कि कभी हमारे राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर कहा है स्टेलियन, रॉटवीलर और डॉबरमैन और पिटबुल। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि आपको ब्रीड्स ज़रूर याद होनी चाहिए। तो ये तीनों की तीनों जो हैं, रॉटवीलर, डॉबरमैन और पिटबुल, ये एक डॉग की ब्रीड हैं, जबकि स्टेलियन जो है वो एक घोड़े की ब्रीड है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो उसमें कहा है दिमाग, दिल, फेफड़ा और आँख, इन चारों में से डिफरेंट कौन-सा है? तो आप कहोगे आँख डिफरेंट है, क्योंकि बाकी के 3 जो हैं वो इंटरनल ऑर्गन है और आँख जो है वो एक्सटर्नल ऑर्गन है, बाहरी अंग है। तो इसलिए डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11, यहाँ पर कहा है नाविक, कप्तान, एडमिरल और ब्रिगेडियर, इन चारों में से कौन-सा डिफरेंट होगा? तो आप कहेंगे कि ब्रिगेडियर जो है वो थल सेना से संबंधित है और बाकी के तीनों जो हैं वो नेवी से संबंधित हैं, यानी कि जल सेना से संबंधित है। इसलिए डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, तो उसमें कहा है कि अनार, चमेली, गुलाब और कमल, इन चारों में से डिफरेंट कौन-सा है? तो आप कहोगे अनार इन चारों में से डिफरेंट होगा, क्योंकि चमेली, गुलाब और कमल, ये तीनों की तीनों जो हैं वो फ्लावर हैं, जबकि अनार एक फ्रूट है, फल है। तो इसलिए हम ए ऑप्शन मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, 13 में कहा गया है कि भई सेंट लूसिया, फ़िनलैंड, क्यूबा और कनाडा, इन चारों में से डिफरेंट कौन-सा वाला होगा? तो इन चारों में जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। फ़िनलैंड जो है बाकी 3 से डिफरेंट है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो उसमें कहा है आँखें, गुर्दे, फेफड़े और आंतें, इन चारों में से कौन डिफरेंट है? तो आँखें डिफरेंट हैं, अभी जस्ट ऊपर इसके बारे में बातचीत की थी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, उसमें कहा है तेंदुआ, कुत्ता, जिराफ और भेड़िया, इन चारों में डिफरेंट कौन है? तो आप कहोगे जिराफ जो है वो डिफरेंट है, बिकॉज़ ये शाकाहारी है और बाकी के तीनों जो हैं वो मांसाहारी हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, तो 16 में आपसे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो बाकी से डिफरेंट है। क्रेमलिन दिया है, बुडस्टैग दिया है, राष्ट्रपति भवन और व्हाइट हाउस। आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा डिफरेंट है। तो देखो क्रेमलिन के बारे में अभी ऊपर मैंने बताया था, राष्ट्रपति भवन के बारे में भी और व्हाइट हाउस के बारे में भी, जबकि बुडस्टैग जो है वो किसी राष्ट्रपति के रहने का स्थान नहीं है। इसलिए बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। ये बुंडस्टैग जो है ये जर्मनी का फेडरल पार्लियामेंट है, जबकि बाकी के जो हैं वो राष्ट्रपति के रहने के स्थान हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा है भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? तो आप कहेंगे गणित जो है वो अलग ब्रांच है, जबकि ये जो तीनों हैं ये साइंस की ब्रांच हैं, इसलिए सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, इसमें कहा गया है कि आपको विषम शब्द का चयन करना है। सितार हो गया, वीणा हो गया, पियानो हो गया और गिटार हो गया, इनमें से सब में से डिफरेंट कौन सा है? तो आप ये जानते हो कि सितार हो गया, वीणा हो गया और गिटार, ये तीनों के तीनों वायर से बजते हैं, है ना? इसमें तार होता है, जबकि पियानो जो है वो हवा से बजता है, ये अलग है। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा है विषम का चयन करो। मगरमच्छ, घड़ियाल, व्हेल और सांप, इन चारों में डिफरेंट कौन-सा है? तो आप कहेंगे कि व्हेल जो है वो अलग होगी, क्योंकि व्हेल स्तनधारी वर्ग से आती है और बाकी के तीनों जो हैं ये अंडा देने वाले हैं। तो इसलिए व्हेल पे आप मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, तो उसमें कहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो। कोटेंस दिया है, लेपेरा दिया है, डॉलर दिया है और टका दिया है। तो आपको पता है कि कोटेंस जो है वो इन सब से अलग होगा, क्योंकि बाकी की तीनों जो हैं वो करेंसी हैं और कोटेंस को कहा जाता है पुर्तगाल की असेंबली। तो इसलिए ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, तो उसमें कहा है एक्सेल, कीनोट, पावर पॉइंट और वर्ड, इसमें से डिफरेंट कौन सा है? तो कीनोट जो है वो डिफरेंट है, जबकि एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड जो है ये एमएस वर्ड से संबंधित हैं, इसलिए कीनोट को हम अलग इसमें मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखो, इसमें कहा है बांसुरी, शहनाई, पिकालो और पियानो, इन सब में से डिफरेंट कौन सा है? तो डी ऑप्शन जो होगा वो आपका आंसर है पियानो। पियानो जो है ये हाथ से बजाया जाता है, जबकि पिकालो, शहनाई और बांसुरी, ये तीनों के तीनों मुंह से बजाए जाते हैं, इसलिए इसमें डिफरेंट कौन सा होगा? पियानो। क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, इसमें कहा है जीनोमिक्स, जियोलॉजी, माइकोलॉजी और एंटोमोलॉजी,
आपको मैंने बताया अभी कि स्टडी आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों से डिफरेंट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें कहा गया है कि अन्य से जो भिन्न है वो आपको चयन करना है। भरतनाट्यम है, बिहू है, गढ़वाली है और बेले। तो आपको पता है ये वेस्टर्न डांस है, इसलिए बेले इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से स्टार लगाइए कि जितने भी भारत के जो हमारे शास्त्रीय संगीत हैं और लोक नृत्य हैं अलग अलग स्टेट के, वो आपको ज़रूर याद करने हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, इसमें कहा है मॉस्को, वॉशिंगटन डीसी, कराची और टोक्यो में डिफरेंट कौन सा है। तो कराची को छोड़कर अन्य सभी जो हैं वो देश की राजधानियां हैं, जबकि कराची नहीं है। तो सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, इसमें कहा गया है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और काठमांडू में डिफरेंट कौन सा है। तो आप कहेंगे चेन्नई इसमें अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, यहाँ कहा गया है कि त्रिभुज, समलंब, वृत्त और पिरामिड इनमें कौन सा डिफरेंट है। तो आप कहेंगे पिरामिड जो है वो अलग हो जाएगा, 3D फिगर है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नील। तो नील नदी जो है वो हमारे यहाँ की नहीं है, इंडिया में ये तीनों नदियाँ बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है हिमाचल, अरावली, सहारा और बिंद में से डिफरेंट कौन सा है। तो सहारा मरुस्थल है, बाकी की तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं या श्रेणी हैं। तो इसलिए हम सी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इन सब में अलग होगा, क्योंकि बाकी के तीनों सॉलिड हैं और ये क्या है, गैस है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कहा गया है कि विषम का चयन कीजिए, एमीटर, वोल्टमीटर, बैरोमीटर और थर्मामीटर। तो आप कहेंगे बैरोमीटर इन सब में अलग होगा, क्योंकि बाकी के तीनों जो हैं वो लेबोरेटरी में मेज़र करने के इंस्ट्रूमेंट हैं और बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब को नापता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वी, मंगल, शुक्र और चंद्रमा में से डिफरेंट कौन सा है। तो चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, बाकी के तीनों प्लैनेट्स हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और शतरंज। तो शतरंज जो है वो इंडोर गेम है, घर के अंदर बैठकर खेलने का है जनरली, और बाकी के तीनों मैदान में खेले जाते हैं, इसलिए ये अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, यहाँ कहा है किलोग्राम, मीटर, लीटर और सेकंड इन तीनों में से डिफरेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम जो अपना आंसर मार्क करेंगे वो लीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर लीटर की जो है कोई एक स्पेशल यूनिट नहीं होती है, इसलिए हम सी ऑप्शन मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, उसमें कहा महाभारत, रामायण, गीता और वेद इन तीनों में से, चारों में से अलग कौन सा है। तो आप कहेंगे वेद जो हैं वो अलग हैं, क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथों में आ जाएंगे, बाकी की क्या है, बाकी की पौराणिक कथाएं हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको टोटल 35 क्वेश्चंस जो हैं वो कर कर बताए हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, और लगभग हर तरीके का क्वेश्चन रखा है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से उठाए हुए हैं। तो आपका जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसे तैयार करने के लिए आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से करके जाएं, ताकि आपके पेपर में इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे ज़रूर से मार्क कर लें। बाकी मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।